नमस्कार मेरे बहादुर साथियों। मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और जब इस घटना को मैं याद करता हूँ तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव जगतपुर का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में एक जगह है जिसे लोग सिर्फ दूर से ही देखने की हिम्मत कर पाते हैं, पुराना मदरसा। हम बचपन से ही सुनते आए थे कि वहाँ जिनों का वास है जो अपनी ही दुनिया में मगन है और इंसानों के दखल देने पर वो गुस्सा हो जाते हैं। हमारे बुजुर्ग साफ साफ मना करते थे, उधर गलती से भी कभी मत जाना। वहाँ से सिर्फ नमाज की आवाज़ें आती हैं, लेकिन पढ़ने वाला वहाँ कोई नहीं होता। मदरसा गांव के बीचों बीच नहीं बल्कि घोड़ा किनारे पर पुराने कब्रिस्तान के पास था, जिसकी दीवारें वक्त के साथ अब कहीं कहीं से टूट चुकी थी और कहीं पर काई की एक मोटी परत और लोहे का एक बड़ा सा मेन दरवाज़ा जो सालों से बंद था। जंजीरों से नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मली बंद था। दिन में भी उस तरफ एक अजीब सा डर महसूस होता था और रात में तो जैसे वो जगह सांस लेती हो, जैसे कोई जिंदा चीज सो रही हो। उस दिन की बात मैं कभी नहीं भूल सकता। दोपहर का वक्त था, धूप तेज थी लेकिन ठंडी हवा के झोंके आ जा रहे थे। मैं अपने दोस्तों के साथ चौपाल पर बैठा हुक्का पी रहे एक चाचा की बातें सुन रहा था। पास ही में कुछ बच्चे कंचे खेल रहे थे और गांव की औरतें कुएं से पानी भरकर लौट रही थी। सब कुछ बिल्कुल बराबर चल रहा था, मगर तभी तभी अचानक गली की तरफ से भागने की आहट सुनाई दी। हमने मुड़कर देखा तो गांव का छोटा सा 7-8 साल का बच्चा आरिफ पसीने में भीगा हुआ रोता रोता हमारे बगल से भागता हुआ निकल गया। लेकिन उसके 15 मिनट बाद पीछे से उसकी माँ बेकाबू होकर चीखते हुए भागती हुई आई। अरे कोई है, मेरा बच्चा अंदर चला गया है, कोई बचाओ उसे। उनकी आवाज में इतना डर था कि चौपाल पर बैठे सभी लोग एकदम से चौकन्ने हो गए। मैंने और मेरे 3 दोस्तों ने बिना देर किए दौड़ना शुरू कर दिया। बाकी लोग भी हमारे पीछे पीछे दौड़े। हम जैसे ही मदरसे के पास पहुंचे तो मेरे कदम वहीं थम गए। लोहे के पुराने दरवाजे के बाहर धूल में आधा दबा हुआ आरिफ का एक नीला जूता पड़ा था। उसके पास में ताजी मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे जो दरवाजे के अंदर की तरफ जा रहे थे। मैंने ऊपर नजर उठाई तो देखा वो दरवाजा जो हमेशा से एकदम कसकर जकड़ा हुआ था, वो इस वक्त आधा खुला था। अंधेरा अंदर अंधेरा धुप था, जैसे सूरज की रोशनी वहां पहुंच ही ना पा रही हो। और फिर हम बस 2 कदम दूर ही थे कि बिना किसी आहट के दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। उस आवाज में ऐसी गूंज थी कि मेरे कान सुन्न हो गए और कुछ सेकंड तक तो दिल की धड़कन भी जैसे रुक सी गई। आरिफ की माँ फूट फूट कर रो रही थी। उनका दुपट्टा कंधे से खिसक चुका था और आंखें एकदम लाल हो गई थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती और किसी अनदेखी ताकत से लड़ने जैसा हाथ हवा में उठा देती। उनकी आवाज कांप रही थी। कोई तो आओ, मेरा बच्चा अंदर है, अल्लाह के वास्ते। गांव के बाकी लोग जो अब तक दौड़ते हुए यहाँ पहुंचे थे, दरवाजे से थोड़ी दूर खड़े हो गए। सबकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। किसी ने मेरे कान में धीरे से कहा, भाई मत जाओ, ये जगह वही है जहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। दूसरे बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, अल्लाह रहम करे, ये जिन्न का मामला है, कोई अंदर नहीं जाएगा। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों में भी हल्की सी झंझनाहट हुई। लेकिन उसी वक्त अंदर से आरिफ की आवाज गूंजी, अम्मी। वो आवाज, उसमें जो डर, घबराहट और मदद की पुकार थी, वो किसी भी इंसान का दिल पिघला दे। वो मासूम की सिसकी मेरे कानों में चुप गई। ये सुनते ही मेरे खून में एक उबाल सा आ गया। मुझे नहीं पता वो हिम्मत कहाँ से आई, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि मैं खुद 3 भाई बहनों में से सबसे बड़ा था। मेरे जहन में एक पल को ख्याल आया, अगर ये मेरे खुद के छोटे भाई या बहन के साथ होता तो। बस उसी सोच ने मेरे डर को किनारे कर दिया। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, जबकि बाकी लोग मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागलपन करने जा रहा हूँ। फिर एक गहरी सांस के साथ मैंने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा हल्का सा झरमराया, जैसे किसी ने अंदर से रजामंदी दी हो। वो धीरे धीरे खुल गया। अंदर से एक ठंडी बासी हवा का झोंका बाहर आया, जिसमें मिट्टी और सीलन की गंध थी।
और अंदर पैर रखते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने एकदम से बर्फीली हवा का झोंका मेरे चेहरे पर फेंक दिया हो। बाहर तेज धूप और गर्माहट थी, लेकिन यहाँ तो जैसे कोई दूसरी ही दुनिया थी। ठंडी, सीलन भरी और भारी। हवा में धूल के कण तैर रहे थे, जो हल्की रोशनी में छोटे छोटे कीड़ों की तरह चमक रहे थे। चारों तरफ गहरा अंधेरा पसरा था। बस टूटी खिड़कियों से हल्की सी रोशनी अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, जो फर्श पर पतली पतली लकीरों के रूप में बिखरी हुई थी। दीवारों पर प्लास्टर जगह जगह से उखड़ चुका था। नीचे गिरी हुई परतें पैरों के नीचे चिपक रही थी, और ऊपर जंग लगे पुराने पंखे लटक रहे थे, जिन पर मोटी धूल और मकड़ी के जाले चिपके हुए थे। लगता था ये बरसों से अपनी जगह से नहीं हिले तक नहीं। आरिफ, मैंने जोर से चिल्लाया। मेरी आवाज उस सुनसान हॉल की चार दीवारी से टकराकर कई बार लौटी, जैसे कोई और भी मेरा नाम लेकर जवाब दे रहा हो, लेकिन वो मैं ही था। कुछ पल के बाद कहीं दूर से धीमी से एक सिसकी सुनाई दी, इतनी हल्की कि अगर मैं पूरी तरह चुप ना रहता तो शायद सुन भी ना पाता। वो सिसकी अब कुछ अलग लग रही थी। पहले साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन अब जैसे और दूर और गहरे हिस्से से आ रही हो, जैसे किसी ने उसे धीरे धीरे अंदर की तरफ खींच लिया हो। मैं उस ओर धीरे धीरे आगे बढ़ा, और अचानक बिना किसी चेतावनी के पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। उस जोर की आवाज में ऐसा लगा जैसे दीवारें भी कांप गई हो। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे अपने कानों में उसकी धक धक साफ सुनाई देने लगी। मैंने पलटकर दरवाजा देखा। वह पूरी तरह अंधेरे में डूबा था, और उस पर पड़ी जंग में हल्की सी नमी चमक रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। मदरसा का पहला कमरा पार करते ही मेरे सामने लंबा सकरा गलियारा था। गलियारे में एक अजीब सी कून सुनाई दे रही थी। कोई साफ शब्द नहीं, बस टूटी फूटी खुटी हुई आवाजें। और सबसे अजीब ये कि ये आवाजें बिल्कुल वैसी थी जैसे किसी पुराने रेडियो से आती हैं, जब उसका सिग्नल सही नहीं पकड़ रहा होता। और बीच बीच में एक अजीब खड़खड़ाहट, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मेरे सामने कई दरवाजे थे, और हर दरवाजा थोड़ा सा खुला था, इतना कि अंदर का धूप अंधेरा साफ दिखे, लेकिन अंदर का कुछ और नहीं। उस अंधेरे में देखने की कोशिश करने पर ऐसा लगता था जैसे वो अंधेरा भी मुझे देख रहा हो। मैं धीरे धीरे गलियारे में बढ़ रहा था, अपने हर कदम को सुनता हुआ। तभी अचानक मेरी बाईं तरफ के एक कमरे से छोटे बच्चे की रोने की आवाज आई। मैंने बिना सोचे उस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और उसे धीरे से धक्का दिया। दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुला। अंदर झांकते ही मेरी सांसें रुक गई। पूरा कमरा खाली था। दीवारें सीलन से काली पड़ी हुई, कोनों में मकड़ी के जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत, लेकिन कोई इंसान नहीं, कोई बच्चा वहां नहीं। फिर मेरी नजर कमरे के एक कोने में गई। वहां एक पुराना लकड़ी का तख्त रखा था, जिस पर एक पुराना कुरान शरीफ रखी थी, जो साफ सुथरी थी, जैसे उसे रोज कोई इस्तेमाल करता हो। और फिर मेरे देखते ही देखते उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक एक पन्ना धीरे धीरे ऊपर उठता और खुद ब खुद आगे की तरफ गिर जाता, जैसे कोई अदृश्य आदमी उसे पढ़ रहा हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी गर्दन के पीछे ठंडी सनसनी दौड़ गई, और मेरे कानों में अब वो रोने की आवाज फिर से गूंजी। लेकिन इस बार वो कमरे के अंदर से नहीं, बल्कि गलियारे के और गहरे हिस्से से आ रही थी। मेरे पूरे शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ गई। कानों के पीछे से जैसे बर्फीली हवा का एक झोंका गुजरा, और सीने में अचानक दबाव सा महसूस हुआ। मैं एक कदम पीछे हटने ही वाला था कि एकदम से किसी ने मेरे कंधे पर जोर से हाथ रखा। वो पकड़ इतनी मजबूत और ठंडी थी, लगा जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा मेरी हड्डियों तक चिपक गया हो। मैंने झटके से पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आरिफ, बेटा कहाँ हो? मैंने कांपती लड़खड़ाती आवाज में पुकारा। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर दूरी से आरिफ की आवाज आई, लेकिन इस बार वो कहीं पास के कमरे से नहीं, बल्कि गलियारे के एकदम आखिर में बने दरवाजे से आ रही थी। मैंने घबराते हुए वहां तक कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे गलियारा लंबा और लंबा होता जा रहा है, और मेरी सांसें भारी होती जा रही थी। आखिरकार मैं उस दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था, जंग लगा और बीच बीच में लकड़ी फटी हुई। नीचे फर्श और दरवाजे के बीच एक
छोटा सा गैप था जिसमें से हल्की पीली रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। मैंने झुक कर देखने लगा। उस गैप की दूसरी तरफ फर्श पर बैठी एक छोटी सी परछाई हिल रही थी। वो एकदम आरिफ जैसी थी, छोटे कद, दुबली पतली और उसका सिर झुका हुआ। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी भैया यहाँ आओ आवाज आई, और उसमें कुछ अजीब था। वो लफ्ज तो आरिफ के थे, लेकिन उसकी गूंज भारी, धीमी और गले के किसी गहरे हिस्से से निकली थी। वो आवाज किसी बच्चे की मासूमियत से ज्यादा किसी अनजानी ताकत की पकड़ जैसी लग रही थी, ऐसी जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड फैल गई। मेरे कदम वहीं जम गए। दिल ने साफ कह दिया ये आरिफ नहीं है, लेकिन दिमाग और डर के बीच में एक अजीब सी जंग छिड़ गई। मैंने अपने गले का सूखा घूंट निकला, मुट्ठियां कस ली और अचानक हिम्मत जुटाकर दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया। दरवाजा जोर की चरमराहट के साथ खुला और जो नज़ारा अंदर था उसने मेरी रूह जमा दी। कमरे के बीचों बीच आरिफ खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिना हिले, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। कोई सफेदी नहीं, कोई चमक नहीं, बस गहरी अनंत काली गहराई, जैसे अंदर कोई इंसान बचा ही ना हो। उसके चारों तरफ जमीन पर अजीब सी सफेद रेखाएं बनी थी, गोल गोल आपस में जुड़ी हुई, और उनके बीच में अजीब निशान जिनका मतलब समझना नामुमकिन था। ये ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने चौक या आटे से कोई घेरा खींचा हो, जिसमें से बाहर का अंदर कदम रखना मना हो। रेखा इतनी साफ और ताजा थी, लगा जैसे अभी अभी बनाई गई हो। दीवारों पर और भी अजीब चीजें हो रही थी। ऊपर से लेकर नीचे तक काले धुएं की तरह लहरें बह रही थी। वो धुआं ना मिटता था ना ठहरता, बस लगातार घूमता और सरकता रहता था। और इसमें बीच बीच में मुझे ऐसा लगा जैसे आंखें बंद कर मुझे घूर रही हो। मैंने डर को किनारे रखकर दौड़ते हुए आरिफ की तरफ छलांग लगाई। मेरे हाथ उसके कंधे तक पहुंचे और जैसे ही मैंने उसका हाथ थामा, मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने धीमे ठंडे आवाज में फुसफुसाया, अब ये मेरा है। वो आवाज, उसमें इतनी नफरत थी कि मेरे सीने में एकदम से ठंड भर गई। उस पर लगा जैसे पूरा कमरा मेरे चारों तरफ घूमने लगा हो, दीवारें जैसे फैल रही हो, सिकुड़ रही हो, और उन पर दौड़ती वो परछाइयां अचानक लंबी होकर मेरी तरफ बढ़ने लगी। उनकी उंगलियां जैसे आकृतियां दीवार से अलग होकर मेरी पीठ को छूने की कोशिश कर रही थी। मेरे पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे और आरिफ का हाथ जो मैंने पकड़ा था अब बर्फ के टुकड़े जैसा ठंडा हो गया था। मैंने बिना पीछे मुड़े पूरी ताकत से आरिफ को अपनी गोद में उठाया। उसका शरीर हल्का था लेकिन ठंडा, इतना ठंडा कि लगता था जैसे मैंने किसी इंसान को नहीं बल्कि बर्फ के पुतले को उठा रखा हो। मेरे कानों में अब भी वो फुसफुसाहट गूंज रही थी और हर पल वो शब्द मेरे अंदर ही गहरे उतरते जा रहे थे। जैसे ही मैंने पहला कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाया, पीछे से फर्श पर किसी के नाखून घिसटने की आवाज आई। वो आवाज घुड़तुरी, चुभने वाली और इतनी तेज कि लगा जैसे कि लकड़ी के तख्त टूटने वाले हों। और उसमें एक अजीब सी जल्दबाजी थी, जैसे कोई बहुत तेजी से मेरी तरफ रेंग रहा हो। मैंने अपनी सांस रोक ली और तेज दौड़ने लगा। गलियारे में कदम रखते ही एक पल को राहत मिली, लेकिन तभी वो अजान की आवाज जो बाहर से आती थी और मुझे सुकून देती थी, अब अचानक पास आकर अजीब सी कराह में बदल गई। वो कराह इंसान की नहीं लग रही थी, उसमें दर्द, गुस्सा और एक लालच मिला हुआ था। मेरे कान सुन्न हो गए, लेकिन पैरों को रोकने का सवाल ही नहीं था। मेरी सांसें लगातार टूट रही थी, गला सूख चुका था। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे गलियारा लंबा होता जा रहा है, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत झोंके हुए था। आखिरकार सामने वो बड़ा लकड़ी का दरवाजा दिखा जो बाहर की तरफ खुलता था। मैंने आरिफ को एक हाथ से कसकर पकड़ा और दूसरे हाथ से कुंडी पकड़ी। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे खींचा और फिर धक्का दिया। एक तेज चर्र की आवाज के साथ दरवाजा खुला और बाहर की तेज धूप अंदर आ गई। जैसे ही धूप ने कमरे के अंदर को चीर कर मेरे चेहरे को छुआ, मेरे अंदर जैसे किसी ने गर्म सांस भर दी हो। मेरे कानों से वो कराह की आवाज गायब हो गई और पीछे से आने वाली नाखूनों की खुरच भी एकदम थम गई। मैं बाहर कदम रखते ही घुटनों के बल बैठ गया और आरिफ को जमीन पर उतारा। उसने पहले तो बस मेरी तरफ देखा और फिर अचानक जोर जोर से रोने लगा, लेकिन इस बार वो रोना असली था।
उसकी आंखें फिर से सामान्य हो चुकी थी, जैसे वो अभी अभी किसी गहरी नींद या डरावने ख्वाब से जागा हो। मैंने उसे कसकर सीने से लगाया और पहली बार महसूस किया कि उसका शरीर अब गर्म है, जैसे एक जिंदा बच्चे का होना चाहिए। बाहर आते ही मेरी आंखें तेज धूप से चुभने लगी। गांव के लगभग सारे लोग मदरसे के बाहर जमा थे और उनकी आंखों में राहत के साथ साथ डर भी साफ दिख रहा था। जैसे ही मैंने आरिफ को उसकी माँ की गोद में दिया, वो बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे इतनी जोर से पकड़ हुआ था जैसे अगर ढीला छोड़ा तो फिर कभी वापस नहीं मिलेगा। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने अचानक कहा, अरे तुम्हारे चेहरे पर तो खून है। मैंने चौंक कर हाथ अपना गाल पर लगाया। उंगलियां हटाई तो उसमें ताज़ा खून लगा हुआ था। मैंने फिर ध्यान से छुआ। मेरे बाएं गाल पर 3 गहरी सीधी खरोंचें थी, इतनी गहरी जैसे किसी ने पंजों से जोर से वार किया हो। खून अब भी बह रहा था और उसके चारों ओर जलन जलन महसूस हो रही थी। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने बुदबुदाया, मैंने कहा था ये जगह जिन की है। तो कोई और बोला, शुक्र है बच्चा जिंदा है वरना। और उसके बाद उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली कि मैं कभी इस मदरसे के पास भी नहीं आऊँगा। गांव के बुजुर्गों ने उस शाम फैसला किया और देखते ही देखते दरवाजे को मोटी लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया गया। ऊपर से लोहे की चादर ठोक दी गई ताकि कोई गलती से भी अंदर ना झांक सके। जिस कमरे से मैंने आरिफ को निकाला था उसका रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन बंद दरवाजे और जंजीरें उस जगह को पूरी तरह चुप नहीं करा पाई। आज भी अगर रात के वक्त कोई अकेला वहां से गुजरे तो मदरसे की दीवारों के पीछे से धीमी सी तिलावत की आवाज़ आती है। वो तिलावत साफ होती है, लेकिन उसके सुर में अजीब सा बोझ महसूस होता है, जैसे वो अल्लाह के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए पढ़ी जा रही है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।